बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। हजारों को बेघर करने के बाद साउथ गाजा में इस्राएली हमले तेज। यूरोपियन हॉस्पिटल को जबरदस्ती खाली किया गया। 24 घंटों में 28 जाँ बहक। इसराइल हिजबुल्लाह तनाव कम करने के लिए सफारती कोशिशें। नईम कासिम ने कहा, गाजा सीज फायर हो तो हमले रोक देंगे। मगरबी किनारे के मॉल में चाकू से हमला, इसराइली फौजी मरा। हमला आवर को भी गोली मार दी गई। ईरानी अवाम दूसरे राउंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। खामनाई की अपील। जुमे को पेजिशकियान और जलीली के बीच मुकाबला। बरतानिया में जुमेरात को वोट डाले जाएंगे। लेबर पार्टी को शानदार कामयाबी का यकीन। कंजर्वेटिव्स का 14 साला दौर खत्म हो सकता है। तूफान ब्रेल कई जगह तबाही मचाने के बाद जमाइका की तरफ बढ़ रहा है। तेज हवाएं, बारिश। मणिपुर में खून खराबा कम हो रहा है। मुकम्मल अमन कायम करने की कोशिशें कर रहे हैं। राज्यसभा में वजीर आजम का खिताब। अपोजिशन ने किया वॉकआउट। आदित्यनाथ हुकूमत ने हाथरस सानही की तहकीकात के लिए SIT बनाई। ओहदेदारों ने कहा, 80,000 की गुंजाइश वाले मकाम पर 2.5 लाख लोगों को जमा किया गया। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल ने हजारों फलस्तीनियों को फरार के लिए मजबूर करने के बाद साउथ गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। खान यूनुस के अतराफ और शहर के अंदर कई मकामात पर हमले किए गए। गाजा से इसराइल में इस्लामी जिहाद के एक बड़े हमले के बाद यह ऑपरेशन किया गया है। शुजाइया इलाके में भारी बमबारी हो रही है। रफा में हमास की फौजी शाख अल-कसाम ब्रिगेड और इसराइली फौज के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। खान यूनुस के करीब इसराइल के हवाई हमले में 12 फलस्तीनी जाँ बहक हुए, जिनमें एक ही घर के 9 लोग शामिल हैं। जिस जगह यह हमला किया गया उसे सेफ जोन करार दिया गया था। गाजा में हमास हुकूमत की मीडिया शाख ने कहा कि खान यूनुस में यूरोपियन हॉस्पिटल को जबरदस्ती खाली किया गया और यह इंसानी बहरान की अलामत है। एक बयान में मीडिया ऑफिस ने कहा कि इसराइल इस तरह के हुक्म जारी करते हुए तारीखी जराइम कर रहा है। बयान में यह भी कहा गया कि यह एक तरह का नया जुर्म है। इसराइल ने अब तक 34 हॉस्पिटल्स को खत्म कर दिया है जहां अब कोई इलाज नहीं हो रहा है। यूरोपीय यूनियन ऐसा ही ताज़ा वाक़या है जहां से मेडिकल स्टाफ और मरीजों को निकलने के लिए मजबूर किया गया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अब तक इसराइल ने 800 से ज्यादा मेडिकल स्टाफ मेंबर्स को हिरासत में लिया है या फिर कत्ल किया है। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में गाजा में 28 फलस्तीनी इसराइली हमलों में जाँ बहक हुए। इसी मुद्दत के दौरान 125 फलस्तीनी जख्मी हुए। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक 37,953 फलस्तीनी जाँ बहक हुए। इसी मुद्दत के दौरान 87,266 फलस्तीनी जख्मी हुए। अलग अलग मकामात से हमलों की खबरें आ रही हैं। नुसैरात में 2 औरतें उस वक्त जाँ बहक हुई जब इसराइली फौज ने सेंट्रल गाजा के एक रेफ्यूजी कैंप पर हमला किया। इसराइल हिजबुल्लाह तनाव बढ़ता जा रहा है। इस कशीदगी को हल करने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें भी हो रही हैं। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी है कि इसराइल हिजबुल्लाह जंग की सूरत में एक बहुत बड़ी तबाही आएगी। अमेरिका भी इन कोशिशों में सरगर्म है। अमेरिका के एक नुमाइंदे ने पेरिस में इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के बीच तनाव कम करने के लिए फ्रांस के ओहदेदारों से बातचीत की। अमेरिकी नुमाइंदे ने हाल ही में कहा कि वाशिंगटन चाहता है कि वो एक बड़ी जंग को टालने में कामयाबी हासिल करे।
हिजबुल्लाह के डिप्टी लीडर शेख नईम कासिम ने कहा कि लबनान की सरहदों पर तनाव कम करने के लिए गाजा में सीज फायर जरूरी है। हिजबुल्लाह के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर गाजा में सीज फायर का ऐलान हो जाए तो हिजबुल्लाह किसी झिझक के बगैर अपने तमाम ऑपरेशन बंद कर देगी। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर लबनान सरहदों पर जंग हुई तो इसराइल उसे संभाल नहीं सकेगा। हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर ने कहा कि अमरीकी नुमाइंदे आमोस हेम्स्टीन ने मुसालतकारों के जरिए हिजबुल्लाह से कहा कि वो हमास पर सीज फायर और कैदियों के तबादले के लिए दबाव डाले, लेकिन इस अपील को रद्द कर दिया गया। इसराइल ने कहा कि उसने साउथ लेबनान के कई मकामात पर ताज़ा हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल के हमलों में लेबनान में कम से कम 543 लोग हलाक हुए। दूसरी तरफ सरकारी तौर पर हिजबुल्लाह के हमलों में कम से कम 21 इसराइली मारे गए। हालिया अरसे में इसराइली फौज और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई तेज हो गई है, जिससे मिडल ईस्ट में एक बड़ी जंग का खतरा पैदा हो गया है। खबरों में कहा गया कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन और इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दरमियान वाशिंगटन में बहुत जल्द मीटिंग होगी, जिसमें गाजा जंग और हिजबुल्लाह इसराइल तनाव के बारे में बातचीत होगी। बाइडेन और नेतन्याहू के दरमियान हाल ही में गाजा जंग के मसले पर अख्तलाफात पैदा हुए हैं और ये अख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। नेतन्याहू ने कई बार कहा है कि अमेरिका ने इसराइल को हथियार देना बंद कर दिया है। अमेरिका के कई साबिक ओहदेदारों ने गाजा जंग के बारे में बाइडेन की पॉलिसियों पर एतराज किया है और कहा है कि यह सूरत हाल अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। 12 साबिक ओहदेदारों ने इस सिलसिले में एक खत पर दस्तखत किए। इन ओहदेदारों ने बाइडेन की पॉलिसियों से अख्तिलाफ करते हुए अपने ओहदों से इस्तीफा दिया है। ईरान ने कहा है कि अगर इसराइल हमला करेगा तो लेबनान उसके लिए जहन्नुम बन जाएगा। ईरान के उबरी वजीर खारजा ने यह बात कही। अली बाकरी कनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिजबुल्लाह का मिडल ईस्ट में अहम किरदार है। उन्होंने एक सवाल पर कहा कि सऊदी अरब के शाह सलमान ईरान का दौरा करेंगे और इस सिलसिले में काम हो रहा है। मगरबी किनारे में चाकू से किए गए एक हमले में एक इसराइली फौजी हलाक हो गया और बाज फौजी जख्मी हुए। एक इसराइली की हालत नाजुक बताई गई है। इसराइली ओहदेदारों ने बताया कि जिस शख्स ने यह हमला किया उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। यह वाकया कारमिल शहर के शॉपिंग मॉल में पेश आया। इस दौरान मगरबी किनारे में इसराइली फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। ताज़ा कार्रवाइयों में रामल्ला और दूसरे मकामात पर दर्जनों फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। मॉल में इस हमले का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि हमला आवर भाग रहा है और उसे गोली मारी जा रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया के एतराज के बावजूद इसराइली हुकूमत ने यहूदी आबादकारों के लिए 3500 नए घरों की मंजूरी दी है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग कमेटी ने यह मंजूरी दी। यहूदी बस्तियों के फैलाव को इसराइल फलस्तीन बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट समझा जाता है। यह बातचीत कई बरसों से रुकी हुई है। तो बरतानिया में जुमेरात को इलेक्शंस के तहत वोट डाले जाएंगे। लेबर पार्टी ने कहा है कि उसे 99% यकीन है कि वह 1997 में टोनी ब्लेयर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जबरदस्त कामयाबी हासिल करेगी। पिछले 14 साल से बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी की हुकूमत है, लेकिन इस मर्तबा कियर स्टारमर की लेबर पार्टी कामयाबी की दहलीज पर नजर आ रही है। इसके सामने गिरती हुई मईशत को सहारा देने का बड़ा चैलेंज है। सर्वेज में कहा गया कि लेबर पार्टी जुमेरात के इलेक्शंस में जीत की तरफ बढ़ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने अवाम से कहा है कि वो 5 जुलाई को होने वाले सदारती इलेक्शंस के दूसरे राउंड में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। पहले राउंड में कोई भी उम्मीदवार 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर सका था, इसीलिए ज्यादा वोट हासिल करने वाले 2 उम्मीदवारों के बीच जुमे को दूसरा राउंड होगा। इस राउंड में एतदाल पसंद साबिक वजीर मसूद पेज़ेश्कियान और साबिक न्यूक्लियर मुज़ाकरातकार सईद जलीली के दरमियान मुकाबला हो रहा है। पेज़ेश्कियान एतदाल पसंद है, जबकि सईद जलीली क़दामत पसंद है। पहले राउंड में जुमला 4 उम्मीदवार थे, जिनमें सिर्फ पेज़ेश्कियान एतदाल पसंद थे, जबकि 4 बाकी 3 क़दामत पसंद थे। पहले राउंड में पेज़ेश्कियान ने सबसे ज्यादा 42% वोट हासिल किए। खामनाई ने कहा कि दूसरा मरहला बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस्लाम से, इस्लामी जमहूरिया से और ईरान की तरक्की से मोहब्बत करते हैं, उन्हें इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए। एक ताकतवर तूफान जमाइका की तरफ बढ़ रहा है। कैरेबिया के साउथ ईस्ट साहिल को तहस नहस करने के बाद यह तूफान जमाइका की तरफ बढ़ रहा है। अब तक वेनेजुएला, सेंट विंसेंट, ग्रेनाड और ग्रेनाडाइंस में 7 लोग हलाक हो चुके हैं। इस तूफान को ब्रेल का नाम दिया गया है। उसे कैटेगरी 5 का तूफान करार दिया गया था, लेकिन
اب اس کی شدت میں کچھ کمی آئی ہے، لیکن اب بھی یہ کیٹیگری 4 کا طوفان ہے۔ طوفان کے اثر میں تیز بارش ہو رہی ہے اور ہوائیں چل رہی ہے۔ ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ طوفان سے کئی جگہ تباہی کی خبریں مل رہی ہیں۔ تفصیلات کے بارے میں انتظار ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے رشین فارن منسٹر سے ملاقات کرتے ہوئے انڈین نیشنلز کی حفاظت اور سلامتی کے بارے میں بات چیت کی۔ دونوں کے بیچ ملاقات قازقستان کے شہر آستانہ میں ہوئی۔ جے شنکر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سالانہ میٹنگ میں انڈیا کی نمائندگی کرنے کے لیے آستانہ پہنچے۔ جے شنکر نے ایکس پر لکھا کہ رشین فارن منسٹر سرجی لاوروف سے ملاقات کر کے بڑی خوشی ہوئی۔ ہم نے آپسی پارٹنرشپ اور موجودہ دور کے مسائل پر بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر 2023 میں آخری ملاقات کے بعد سے کئی شعبوں میں پروگریس ہوئی ہے، جس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ حالیہ عرصے میں رشیا میں کئی انڈینز مارے گئے جو یوکرین جنگ میں رشین فوج کی طرف سے حصہ لے رہے تھے۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ان انڈینز کو نوکری کے بہانے رشیا لے جایا گیا اور پھر انہیں جنگ میں جھونک دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ منی پور میں خون خرابہ کم ہو رہا ہے۔ ریاست کے کئی حصوں میں سکولز کھل گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے راجیہ سبھا میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں مکمل امن قائم کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ وہ صدر جمہوریہ کے خطاب پر بحث کا جواب دے رہے تھے۔ مودی نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں امن بحال کرنے کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کانگریس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ دستور کی سب سے بڑی مخالف ہے۔ انہوں نے این ڈی اے حکومت کے منصوبوں کے بارے میں کہا کہ غریبی کے خلاف لڑائی ایجنڈے میں سب سے آگے ہے۔ وزیر اعظم کی تقریر کے دوران کانگریس، ڈی ایم کے، ترنمول کانگریس، عام آدمی پارٹی، آر جے ڈی، کمیونسٹ پارٹیوں کے ارکان اور دوسروں نے گڑبڑ کی۔ چیئرمین جگدیپ دھنکر نے ان سے کہا کہ وہ اپنی سیٹوں پر واپس چلے جائیں۔ بعد میں اپوزیشن پارٹیوں کے ارکان نے راجیہ سبھا سے واک آؤٹ کیا۔ اپوزیشن واک آؤٹ کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن کے پاس خود ان کے سوالوں کا جواب سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کے واک آؤٹ کو راجیہ سبھا کی بے عزتی قرار دیا۔ وزیر اعظم نے سونیا گاندھی کے تعلق سے ایک ریمارک کیا جس پر اپوزیشن ارکان نے احتجاج کرتے ہوئے واک آؤٹ کیا۔ مودی نے کہا کہ ایجنسیوں کو کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے فری ہینڈ دیا گیا ہے۔ اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے کہا کہ راجیہ سبھا کے لیڈر آف اپوزیشن ملکارجن کھڑگے کو بولنے نہیں دیا گیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے واک آؤٹ کیا۔ اتر پردیش کی آدتیہ ناتھ حکومت نے ہاتھرس بھگدڑ درستانے کی تحقیقات کے لیے ایس آئی ٹی بنائی ہے۔ اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد کم سے کم 121 ہے۔ یہ ملک میں حالیہ عرصے کے بڑے سانحوں میں سے ایک ہے۔ آدتیہ ناتھ نے آرگنائزرز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ہجوم سے نمٹنا چاہیے تھا۔ زیادہ تر مرنے والی عورتیں ہیں۔ مرنے والوں کا تعلق 4 ریاستوں ہیں جن میں اتر پردیش، ہریانہ، مدھیہ پردیش اور راجستھان کے بھگت شامل ہیں۔ پولیس نے آرگنائزرز کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے ثبوتوں کو چھپانے کی کوشش کی اور شرطوں کو توڑا۔ عہدیداروں نے کہا کہ اس جگہ جہاں ستسنگ ہوا صرف 80,000 لوگوں کی گنجائش تھی لیکن 2.5 لاکھ لوگوں کو جمع کیا گیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ بعض لوگ اس سانحے کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں۔ آدتیہ ناتھ نے کہا کہ تحقیقات کرتے ہوئے پتہ لگایا جائے گا کہ یہ حادثہ ہے یا سازش ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آج کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ہزاروں کو بے گھر کرنے کے بعد ساؤتھ غازہ میں اسرائیلی حملے تیز۔ یورپین ہاسپٹل کو زبردستی خالی کیا گیا۔ 24 گھنٹوں میں 28 جاں بحق۔ اسرائیل حزب اللہ تناؤ کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں۔ نعیم قاسم نے کہا غازہ سیز فائر ہو تو حملے روک دیں گے۔ مغربی کنارے کے مال میں چاقو سے حملہ، اسرائیلی فوجی مرا، حملہ آور کو بھی گولی مار دی گئی۔ ایرانی عوام دوسرے راؤنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، خامنائی کی اپیل۔ جمعے کو پیزشکیان اور جلیلی کے بیچ مقابلہ۔ برطانیہ میں جمعرات کو ووٹ ڈالے جائیں گے، لیبر پارٹی کو شاندار کامیابی کا یقین، کنزرویٹوز کا 14 سالہ دور ختم ہو سکتا ہے۔ طوفان بریل کئی جگہ تباہی مچانے کے بعد جمائکا کی طرف بڑھ رہا ہے، تیز ہوائیں، بارش۔
منی پور میں خون خرابہ کم ہو رہا ہے، مکمل امن قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، راجیہ سبھا میں وزیر اعظم کا خطاب، اپوزیشن نے کیا واک آؤٹ۔ آدتیہ ناتھ حکومت نے ہاتھرس سانحے کی تحقیقات کے لیے SIT بنائی، عہدیداروں نے کہا 80,000 کی گنجائش والے مقام پر 2.5 لاکھ لوگوں کو جمع کیا گیا۔ دیکھیے آپ کی خبروں کو سب کو دن کی اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔